तो साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 25 जनवरी 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, बड़े समाचार आप सबको सुनाने के लिए। तो तमाम साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और ये पता चल सके कि कैसे आपकी मेहनत का डूबा हुआ पैसा आपको जल्दी से जल्दी वापस मिल सकता है। तो सबसे पहले तो चूंकि कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। 1950 में जब हमारा अपना संविधान लागू हुआ था देश में, तो 26 जनवरी का ही दिन था। इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज़ादी तो भले ही 47 में मिल गई थी, लेकिन 1950 तक हमें जो हमारा ब्रिटिश इंडिया रूलिंग एक्ट था, उसी से देश को चलाना पड़ा था। 1950 को जब हमारा ये वर्तमान संविधान, वर्तमान तो नहीं है खैर, इसमें भी बहुत सारे संशोधन हो गए हैं, नई चीज़ें जोड़ दी गई हैं, ये जब लागू किया था, तो उसी के उपलक्ष्य में इस गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। और खुशी की बात है, जैसा भी है। मैं संविधान की बहुत तारीफ तो नहीं करता कि हमारा संविधान कोई बहुत बेहतरीन संविधानों में से है, ऐसा तो मेरे मन में नहीं है। चूंकि मैंने तो पढ़ा है उसके तमाम आर्टिकल्स को और तमाम चीज़ों को, तो बहुत सारी खामियां हैं, कमियां हैं। लेकिन हजारों साल की गुलामी के बाद जैसा भी मिला, जो भी मिला, एक उपलब्धि तो है ही। तो उस पर्व पर, राष्ट्रीय पर्व पर, मैं आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि कल 26 जनवरी को आप सब साथी अपने अपने क्षेत्रों में गणतंत्र दिवस को मनाएंगे और सरकार से मांग करेंगे कि सरकार देश में ठगी पीड़ितों को मिले भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 यानी बाट्स एक्ट 2019 को क्रियान्वित करे। चूंकि वो भी संविधान का एक भाग है, गणतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो कानून भी। उसे पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से बनाया था, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किए, सरकार ने उसको नोटिफाइड किया और पूरे देश में लागू करने की घोषणा करते हुए ये गारंटी दी कि 21 फरवरी 2019 से पूर्व के या बाद के जितने भी ठगी प्रकरण होंगे, उनमें जिनका भी पैसा डूबेगा, उनकी उस जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा सरकार पीड़ित से आवेदन लेकर के उसको 180 दिन में उसके जिला कलेक्टर के या सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के माध्यम से वापस करेगी। लेकिन अफसोस साथियों कि 6 साल होने जा रहे हैं इस कानून को अब बने हुए, और 6 साल में सरकार ने, चाहे वो सरकार मोदी जी की रही हो या किसी राज्य की रही हो, किसी ने भी इस कानून के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई। हर सरकार इस कानून को दबाने का प्रयास कर रही है कि किसी तरह से ये कानून दबा दिया जाए, विलुप्त कर दिया जाए, ठगी पीड़ितों का भुगतान ना करना पड़े और ठगों को दंडित ना करना पड़े। चूंकि साथियों, इस कानून की कई धाराओं में ऐसी व्यवस्था की गई है जिसका प्रयोग आपने कल हरियाणा में देखा होगा परसों के, किस तरह से 2 बड़े फिल्मी कलाकारों को नामजद कर दिया गया मुकदमे में, ठगी के में, केवल इसलिए कि उन्होंने उस ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी का, उसकी स्कीम्स का प्रचार प्रसार किया था। इसी तरह से इस कानून की धारा में ये भी लिखा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कोई प्रिंट मीडिया या कोई इंटरनेट मीडिया किसी पोंजी स्कीम्स का प्रचार प्रसार करता है और उसमें लोगों का पैसा डूब जाता है, तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। और ऐसे तमाम लोगों से जो भी इस तरह की स्कीम्स का प्रमोशन करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, वो चाहे फिल्मी कलाकार हों, कोई सेलिब्रिटी हों, कोई क्रिकेटर्स हों,
कोई राजनेता हों या कोई मॉडल हों, उन सब से उस पैसे की वसूली की जाएगी जो वो लेते हैं मेहनताने के रूप में या रिश्वत के रूप में, और वो पैसा उनसे वापस करके ठगी पीड़ितों को वापस किया जाएगा। इसलिए ये कानून बड़ा खतरनाक है साथियों, और इस कानून की इन धाराओं की वजह से ही कोई भी सरकार इस कानून को क्रियान्वित नहीं करना चाहती, चूंकि सरकारों में बैठे हुए 90% लोग, चाहे वो सांसद हों, विधायक हों, मिनिस्टर्स हों या किसी आयोग के चयनित जो लोग होते हैं, सरकार जिनको अपॉइंट कर देती हैं वो हों, या प्रशासन में उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हों, वो सब किसी न किसी ठगी प्रकरण में संलिप्त रहे हैं। और यदि बट्स एक्ट 2019 अप्लाई किया जाता है सख्ती के साथ देश में, तो ऐसे तमाम लोग जेल की सलाखों में सड़ेंगे। और इस कानून में एक और खतरनाक व्यवस्था है। दिखने में तो वो धारा ऐसी लगती है कि केवल 10 साल तक की सजा का प्रोविजन है, लेकिन साथियों, चूंकि पोंजी स्कीम्स के मामले में प्रत्येक ठगी पीड़ित को अपना अलग अलग मुकदमा दर्ज करवाने का अधिकार है। बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत वो इंडिविजुअल आवेदन देकर के अपना मुकदमा दर्ज करा सकता है, अपना क्लेम फाइल करेगा। और जब इंडिविजुअल करेगा तो कोई भी पोंजी स्कैम, कोई भी ठगी प्रकरण ऐसा नहीं है जिसमें कम से कम 1000 लोगों के साथ ठगी हुई है। और अधिकतम की बात करो तो सहारा समूह में तो 12 करोड़ लोगों के साथ हुई है। पीएसीएल पल्स में 6 करोड़ लोग हैं। ये जो एलयूसीसी वगैरह वाला चल रहा है, इसमें भी 50 लाख के करीब लोग हुए हैं। एलयूसीसी, एलजेसी ह्यूमन वगैरह में, विश्वामित्रा वगैरह में, एचबीएन वगैरह में। साईं प्रसाद में लाखों की संख्या है। आरएमसीएल में, समृद्धा जीवन में लाखों लोग हैं। रोज वैली में लाखों हैं। पिनकोन में लाखों हैं। हीरा गोल्ड में लाखों हैं। और साहब बाइक बोट में लाखों फौजियों के साथ हुई है। हेलो टैक्सी है, टॉप राइड है। शाइन सिटी में तो तमाम ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं या व्यापारी हैं, और उनकी संख्या भी 60 लाख से ज़्यादा है साथियों विक्टिम्स की। तो इस तरह के मामलों में जब प्रत्येक व्यक्ति अपना इंडिविजुअल आवेदन फाइल करेगा, इंडिविजुअल एफआईआर करवाएगा, तो सैकड़ों साल की सजा ठगों को हो जाएगी। और सैकड़ों साल का मतलब है कि टिल डेथ सब मुकदमों में अलग अलग सजा सुनाई जाएगी उनको, और हर जिले से सुनाई जाएगी। तो मतलब उनकी अंतिम श्वासें जेलों में गुजर जाएंगी, चाहे वो कोई फिल्मकार हों, खेल जगत से जुड़ी हस्तियां हों, राजनीति से जुड़े लोग हों, शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग हों। तो इस भय से इस कानून को शासन, प्रशासन, न्यायपालिका क्रियान्वित नहीं करना चाहते। और हमारा उद्देश्य यही है साथियों, हमारे संगठन का, कि हम किसी भी मूल्य पर इस कानून का देश में प्रभावी क्रियान्वयन कराएंगे। प्रत्येक ठग को दंडित कराएंगे। प्रत्येक ठगी पीड़ित की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान कराएंगे। और हम इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और हमारे संघर्ष में हमको बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। कोई साथी ये सोचे कि सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो मैं समझता हूँ वो साथी असंयमी है, उसमें संयम नहीं है, धैर्य नहीं है, चीज़ों को समझने की क्षमता नहीं है, उसकी बुद्धि बहुत छोटी है। जो ये समझता है कि बट्स एक्ट के लिए इतना काम करने के बावजूद भी मदनलाल आजाद या उनका संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार या बाइक बोट टैक्सी यूनियन लोगों का भुगतान नहीं करवा पा रहे, तो साथियों, ठगी ऐसा मामला है, इतना उलझा हुआ है, इतना गहरा जाल होता है ठगों का, कि उसको तोड़ पाना इतना सरल भी नहीं होता। और वैसे भी हमारा देश कानून से कम समाज की मानसिकताओं से ज़्यादा चलता है। समाज की भावनाओं का ज़्यादा ख्याल हमारे यहाँ रखा जाता है। इसीलिए कभी अंग्रेजों ने ये भी कह दिया था कि यार, हिंदुस्तान के लोगों में न्यायिक चरित्र इनका ठीक नहीं है। ये भावनाओं में किसी को जज बना देते थे, जैसे हिंदुस्तानी को, तो वो ठीक से न्याय नहीं कर पाता था। वो जाति की भावना में, धर्म की भावनाओं में, क्षेत्र की में, भाषा की में, रंग की में, वर्ण की में, वर्ग की में फंस जाता था। और जो आईपीसी या सीआरपीसी कहती थी, या न्यायिक प्रक्रिया की जो धाराएं थी उनकी, उनसे बाहर जाकर के भी
वो फैसले सुना देते थे अपनी विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए। इसीलिए अंग्रेजों ने भारतीयों के न्यायाधीश बनने पर प्रतिबंध लगा दिया था कि इनको न्यायाधीश बनाओ ही मत, इनमें न्यायिक चरित्र है ही नहीं, ये न्याय नहीं कर पाते लोगों के साथ। तो ऐसी चीजें आज भी बरकरार हैं हमारे देश में साथियों, कि हमारे जज साहिबान भी अपनी, जज साहिबान क्या, मिनिस्टर्स को बहुत सारे विवेकाधिकार होते हैं, जजों को होते हैं, जजेस को, और तमाम बड़े अधिकारी जो होते हैं उनको भी बहुत सारे विवेकाधिकार होते हैं। वो उनका साथियों ज़्यादातर दुरुपयोग करते हैं 99% मामलों में। 1% मामलों में तो कभी कभी वो विवेकाधिकारों का प्रयोग ठीक कर लेते हैं, लेकिन 99% मामलों में हमारे लोग जो शासन, प्रशासन और न्यायपालिका की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, वो अपने विवेकाधिकारों का दुरुपयोग करते हुए देश के साथ छल करते हैं और प्रयास करते हैं अपराधियों को, ठगों को, बेईमानों को बचाने का, उनको संरक्षण देने का, और पीड़ित को झूठे आश्वासन देकर उसकी जिंदगी को तबाह करने का। ये चरित्र है साथियों, सामाजिक मानसिकता है हमारे देश की। इसको भी बदलना बड़ा जरूरी है कि जब तक हम सामाजिक मानसिकता को नहीं बदलेंगे, समाज में न्यायिक चरित्र पैदा नहीं करेंगे कि समाज न्याय के पक्ष में खड़ा हो, तब तक हम अपने राष्ट्र को इस मानसिक गुलामी से, गरीबी से, शोषण से, भूख से, ठगी से मुक्त नहीं करवा पाएंगे। कानून बन जाएंगे और समाज की मानसिकता वही रूढ़िवादी रहेगी, तो कानून ठीक से काम नहीं कर पाएगा। चूंकि कानून ठीक से काम करे, इसके लिए सत्यवादी लोगों की जरूरत होती है, ईमानदार लोगों की जरूरत होती है, देशभक्तों की जरूरत होती है, न्यायप्रिय लोगों की जरूरत होती है। और यदि आपके अंदर न्यायिक चरित्र ही नहीं है, आप न्याय भी अपना पराया देख करके करने लगोगे कि कौन आपके नजदीकी है, किससे आपको लाभ हो रहा है, किससे आपको हानि हो रही है, तो फिर कानून की क्रियान्वयन की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, कानून पंगु हो जाता है वहां। इसलिए साथियों, हमें अपनी मानसिकता को भी बदलने की जरूरत है, और एक लगातार अनवरत अभियान इसके लिए भी चलना चाहिए कि हम समाज को सत्य के मार्ग पर लाएं, न्याय के मार्ग पर लाएं, उसका चारित्रिक पतन होने से रोकें। क्योंकि आप देखते हैं, कोई भी व्यक्ति तो ऐसा नहीं है हमारे देश में जो कभी न कभी जीवन में ठगी का शिकार ना हुआ हो। प्रत्येक व्यक्ति ठगी का शिकार हुआ है, चाहे वो कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, किसी हाई कोर्ट का चीफ जज हो, कोई जज हो, कोई सांसद हो, विधायक हो, कोई व्यापारी हो, कोई दुकानदार हो, कोई वकील हो, कोई कुछ भी हो। किसान और मजदूर तो बेचारे, और बेरोजगार लोग तो रोजाना ठगी का शिकार होते हैं। लेकिन जीवन में कभी न कभी एक बार हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के साथ ठगी हुई है, और जब सबके साथ ठगी हुई है, सबको इस पीड़ा का पता है कि ठगी की क्या पीड़ा होती है। लेकिन शासन, प्रशासन, न्यायपालिका में उच्च पदों पर बैठे हुए लोग ठगी की पीड़ा को भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कोई बात नहीं, मेरे साथ उसने ठग लिया, मैं और 10 को ठग लूंगा। मतलब ये मानसिकता है, ये प्रवृत्ति है हमारी। जब तक हम इस प्रवृत्ति को समाप्त नहीं करेंगे, और ये कोई कानून बना के नहीं की जा सकती, ये सामाजिक मूवमेंट चला के की जा सकती है। कोई राजनीतिक दल इस प्रवृत्ति को खत्म नहीं कर सकता, कोई धार्मिक व्यक्ति या धार्मिक संगठन, कोई ट्रेड यूनियन इस मानसिकता को खत्म नहीं कर सकता। इसके लिए एक सामाजिक अभियान चलाने की, सामाजिक संगठन के द्वारा, जैसे हमारा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है, उसके द्वारा इस तरह की चीजों को, इस तरह का अभियान चलाने की आवश्यकता है कि हम समाज की बेईमान मानसिकता को बदल दें कि मैंने इसके साथ ठगी कर ली तो उसने उसके कर ली, उसने उसके कर ली। तो हम न्यायिक चरित्र पैदा कर सकते हैं शासन, प्रशासन और न्यायपालिका में भी, विधायिका में भी, और जो ये तथाकथित लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया में भी। तो इसको करने की बहुत आवश्यकता है साथियों। इस पर भी तमाम साथियों को काम करना है कि हम अपने राष्ट्र को न्यायिक चरित्र सिखा सकें कि वो न्याय करे। और न्याय साथियों, मैं बताता रहता हूं कि न्याय की परिभाषा ये है कि अगर किसी के साथ कोई आपराधिक घटना हुई है, हमारे साथ तो 42 करोड़ से ज्यादा परिवारों के साथ ठगी की घटनाएं हुई हैं, 2 करोड़ से ज्यादा एजेंट को बेरोजगार बना दिया गया, तबाह कर दिया गया, उनकी जिंदगी को, उनके जीवन को, उनके परिवार को।
और शासन प्रशासन के संरक्षण में ठगों ने किया है। न्यायिक चरित्र ये कहता है, गणतंत्र की परिभाषा ये कहती है कि किसी एक व्यक्ति के साथ भी कहीं कोई शोषण हो, अन्याय हो, उत्पीड़न हो, कोई आपराधिक घटना घटित हो, कोई ठगी का शिकार बन जाए तो शासन प्रशासन न्यायपालिका को स्वयं उस पीड़ित के घर जाकर उसको त्वरित न्याय उपलब्ध कराना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप लोकतांत्रिक नहीं हैं, आपका मुल्क लोकतांत्रिक नहीं है, आप न्यायप्रिय नहीं हैं। ये कहती है लोकतंत्र की परिभाषा। लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टा है साथियों, कि हमें ठगी पीड़ितों की सभा करने के लिए, कोई जुलूस निकालने के लिए, अधिकारियों से न्याय मांगने के लिए, धरने प्रदर्शन जुलूस के लिए भी अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऑफिसर कहते हैं कि साहब आपने अनुमति नहीं ली। तो आपको सबको समझ लेना चाहिए इस बात को कि आपको, क्योंकि आप ठगी पीड़ित हैं, अपराध पीड़ित हैं, किसी भी अधिकारी से, शासन से, प्रशासन से कोई धरना प्रदर्शन जुलूस सभा इत्यादि के लिए अनुमति मांगने की आवश्यकता नहीं है। केवल उनको सूचना भर दे दो तो आप ये सब कर सकते हो। ये उनका उत्तरदायित्व है कि वो आपकी सहायता करें, आपकी पीड़ा का अंत करें, आपका भुगतान करें, आपको सुरक्षा, सम्मान, पुनर्वास और रोजगार का अधिकार दें। ये उत्तरदायित्व है, अनिवार्य कर्तव्य है प्रत्येक अधिकारी का, प्रत्येक शासक का, प्रत्येक न्यायाधीश का साथियों। लेकिन चूंकि हमें अपने अधिकारों के विषय में पता नहीं है, इसलिए ये बेईमान अधिकारी, शासक, न्यायाधीश सब आपके साथ अन्याय करते हैं, आपकी भावनाओं का दोहन करते हैं, आपका शोषण करते हैं, उत्पीड़न करते हैं और बेईमानों को, ठगों को, छल करने वालों को, धोखेबाजों को संरक्षण प्रदान करके निरंतर देश को पतन की ओर ले जा रहे हैं, रसातल में ले जा रहे हैं। और ऐसे बेईमान शासक प्रशासकों के कारण ही आज हमारा देश ठग बेईमानों के खूनी पंजरों में फंस गया है, जिसको आज़ादी दिलाना ठग बेईमानों से बहुत ज़रूरी है। तो आप सब कल देश को ठग बेईमानों से आज़ादी दिलाने का भी संकल्प लेंगे और ये शपथ लेंगे कि जब तक देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 ठीक से क्रियान्वित नहीं कर दिया जाता, तब तक आप सुख की नींद नहीं सोएंगे साथियों। तो चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं कुछ खबरें बता देता हूं इसमें आपको। एक खबर तो यह है कि एक रिटायर्ड जज हैं मध्य प्रदेश के, उनसे 90 लाख रुपए की ठगी हो गई है, साइबर ठगों ने की है। और दूसरी खबर यह है कि संजीवनी जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उसमें उसके सरगना विक्रम सिंह समेत 5 लोगों को, ये पहले से ही ऑलरेडी खैर गिरफ्तार थे, तो अपना क्या बोलते हैं, कोटा पुलिस ने भी, राजस्थान की ने उनको फॉर्मल अरेस्ट कर लिया है। और दूसरी खबर है साथियों, एक टोरेस घोटाले से जुड़ी हुई, जो मुंबई में हुआ है, बहुत बड़ा ठगी प्रकरण हुआ है नकली हीरों के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर। उस घोटाले का जो मास्टरमाइंड है वो भागलपुर बिहार का निकला है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। एक और साथियों मामला आया है, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा से जुड़ा हुआ है। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 350 करोड़ की ठगी हुई है। तो इससे भी सावधान रहें इस तरह की चीजों से। और हमारे साथियों ने बाराबंकी में लगातार क्रमिक अनशन जारी रखा हुआ है और वो LUCC के ठगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, डायरेक्टर्स की, और अपने भुगतान की मांग कर रहे हैं। इसी तरह से फतेहपुर में लगातार हमारा अनशन चल रहा है और भी कई जगहों पर चल रहा है, निरंतर साथी करते रहते हैं। कल बुलंदशहर में हुआ था बड़े स्तर पर, और जी आपका क्या बोलते हैं, कुशीनगर में हुआ, सत्यनारायण गिरी साहब ने किया, बहुत सारी जगहों पे हुआ है। और कल तो पूरे देश में आपको गणतंत्र दिवस के अवसर पर साथियों ये करना है। बहुत सारे साथियों ने कल के लिए पोस्टर बैनर बनाए हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और वो मामला था साथियों गुजरात वाला, उसमें भी 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिटायर्ड प्रिंसिपल को भी उसमें गिरफ्तार किया गया है। और भी कई खबरें हैं साथियों, लेकिन इन खबरों को तो आप गूगल पर सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। परसों से 27 जनवरी से लगातार
मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम पर निकल रहे हैं देश को जागरूक करने के लिए और देश के तमाम ठग, बेईमान, छल करने वाले धोखेबाज, शोषक लोगों को नेस्तनाबूद करने के लिए हमारा पहला कार्यक्रम भुवन भास्कर की तपोभूमि महाराज गुरु गोरखनाथ का तपस्वी स्थल अलीगढ़, ताला नगरी भी जिसको कह देते हैं, हमारा मूल गृह जिला भी वही है, मैं भी वहीं का निवासी हूं। 27 जनवरी को मंडल आयुक्त अलीगढ़ के यहाँ हमारा कार्यक्रम होगा। राजा महेंद्र सिंह पार्क में सभा होगी, वहां से पैदल मार्च करते हुए कमिश्नरेट तक जाएंगे। कमिश्नर साहिबा नई आई हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनको ज्ञापन देंगे और अलीगढ़ मंडल के जितने भी ठगी पीड़ित हैं उनके भुगतान की मांग करेंगे, भुगतान कराएंगे उनका। और 28 को कमिश्नरी आगरा पहुंचेंगे, 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होंगे, ये चीज भी साथी नोट कर लें। 28 को आगरा में होगा। आगरा कमिश्नरी के जितने भी साथी हैं आगरा मंडल में वो सब पहुंचेंगे। अलीगढ़ मंडल में अलीगढ़ मंडल वाले पहुंचेंगे, दूसरे साथी भी आ सकते हैं, कोई भी जहां से भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हमको एक बड़े जनमत की आवश्यकता तो है ही हर जगह, तो बड़ा जनमत तैयार करना है साथियों। और 29 तारीख को उत्तर प्रदेश के ही फर्रुखाबाद जिला कलेक्ट्रेट पे, वहां भी पैदल मार्च के द्वारा एक पार्क में सभा होगी और वहां से पैदल मार्च करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, लगभग 300 मीटर। और 30 को फतेह भूमि फतेहपुर, गंगा जी के दुआब पर, गंगा यमुना के दुआब पर, वहां गंगा स्नान भी करेंगे। हम साथियों को बल भी प्रदान करेंगे। फतेहपुर के साथी तो बहुत जागरूक हैं, संगठित हैं, उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। वहां के दोबारा से पुनः वहां भुगतान पटल चालू हो चुका है, बाई हैंड वाला। पूरे राज्य में या पूरे देश में जहां पोर्टल के लिए मारामारी है, वहां फतेहपुर के साथियों ने संघर्ष करके अपना भुगतान पटल स्थापित करवा लिया है और बाकायदा प्रॉपर आवेदन लिए जा रहे हैं, रिसीविंग दी जा रही है, डिस्पैच किया जा रहा है, कार्रवाई शुरू हो रही है। इसी तरह से साथियों, देश के सबसे सुंदर, सबसे भले लोग, सत्यता की मिसाल, समर्पण की मिसाल, चित्रकूट धाम जिसने राजा राम को भगवान बना दिया था, उस चित्रकूट धाम पर 31 जनवरी को हम भी जाके नमन करेंगे। तो जो साथी चित्रकूट के जिलों के आसपास के हैं, बांदा वगैरह के, महोबा वगैरह के, छतरपुर के, वो सब साथी 31 जनवरी को चित्रकूट पहुंचेंगे और चित्रकूट का कार्यक्रम समाप्त करके हम चित्रकूट में ही रात्रि विश्राम करेंगे, साथियों से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ऐसा उन्होंने क्या कर दिया था कि राम जी को भगवान बना दिया और काल की पीठ पर स्नान करने वाले शिव भक्त रावण का सर्वनाश करने की शक्ति प्रदान की उस चित्रकूट धाम ने। तो उस मिट्टी पर एक रात्रि विश्राम करेंगे, साथियों से चर्चा करेंगे और चित्रकूट धाम के दर्शन करने के बाद मां गंगा की प्रणाम करके वहां से वापस वाया मध्य प्रदेश, मुरैना, दिल्ली आ जाएंगे। वैसे तो मैं चाहता था कि अगले दिन चाहे साथी तो बांदा में कार्यक्रम रख सकते थे, लेकिन चूंकि शनिवार है, साथियों को लगता है कि शनिवार संडे को कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, तो कोई बात नहीं, जैसी साथियों की इच्छा है हमें वो भी मंजूर है। तो तमाम साथी जो मैंने कार्यक्रम बताए हैं इनमें पहुंचेंगे और 7 फरवरी के बाद साथियों लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, जौनपुर, अयोध्या और जी आपका क्या बोलते हैं गोरखपुर मंडल के जितने भी जिले हैं, और क्या है वो एक और है ना साहब, एक मंडल और है साथियों, कुछ मुगल कालीन नाम है उसका, मेरे दिमाग से निकल रहा है। उन जनपदों का दौरा आरंभ करेंगे और एक सप्ताह में उन तमाम क्षेत्रों में घूम के वहां भी साथियों को बल प्रदान करेंगे और उनसे शक्ति भी लेंगे देश को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने की। तो कोशिश करूंगा कि कल भी वीडियो बना सकूं या मिल सकूं आपसे, लेकिन हो सकता है कल ना बने, तो इंतजार करना। 27 जनवरी का अलीगढ़ से लाइव होकर के आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा। जय हिंद, जय भारत साथियों।